दूसरा आपने पढ़ा फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट। इनमें से जो भी पॉइंट आपको लग रहा हो कि भूल रहे हैं आप, वो पूछना, अननेसेसरी मैं आगे बोलता जाऊंगा तो फिर वो टाइम वेस्ट होगा आपका। इसका पढ़ा आपने थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट में आपने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी, जैसे कि पियाजे की थ्योरी पढ़ी आपने, जीन पियाजे का डेवलपमेंटल जो मॉडल था वो देखा आपने, उसमें बहुत सारी बातें हमने देखी कि 4 अवस्थाएं होती हैं, 4 स्टेजेस बताई थी जीन पियाजे ने अपनी। कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं ये आप रिवाइज कर लीजिए, है ना। इसके बाद जीन पियाजे ने 3-4 शब्द यूज किए थे, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, स्कीमा एंड ऑल, ठीक है। फिर सेकंड थ्योरी आपने पढ़ी थी, अच्छा जीन पियाजे की जो थ्योरी थी उसको बताया था आपको कि ये डिपेंडेंट थी बायोलॉजिकल मैच्योरिटी पे, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी, जैविक परिपक्वता पर आधारित थी। फिर पढ़ा था आपने वाइगोत्स्की का सिद्धांत। मैं यहाँ पर सिर्फ जो हमने पढ़ा है उसको बता रहा हूँ, जो भी चीज आप भूल रहे होंगे तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। प्रॉपर रिवीजन कराना पॉसिबल नहीं है और वो एक सही तरीका मुझे लगता है कि नहीं है, राइट। वाइगोत्स्की की थ्योरी आपने पढ़ी थी, इसको हमने बोला था सोशियो कल्चरल थ्योरी, ये नाम था इनका। इसमें से महत्वपूर्ण जो बातें थी वो थी ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। ये कुछ जोन होता है, यहाँ पर आपका MK होता है और आपके पास यहाँ पर टेक्नोलॉजी होती है ना, एनवायरनमेंट होता है, ये सब कुछ आपको बता रखा है। फिर इसी में आपको 3 टाइप्स ऑफ स्पीचेस बताई थी, हालांकि वो आपके काम का नहीं है ना। अगर आप लैंग्वेज पढ़ रहे होते तो वहां पर काम आता आपका, फिर भी जो 3 प्रकार की जो इन्होंने लैंग्वेज या स्पीच बताई है उनमें कौन कौन सी होती हैं। प्राइवेट, सॉरी पहले आती है सोशल, फिर प्राइवेट, फिर आपका इनर, ठीक है। 3 प्रकार की ये स्पीचेस होती हैं। सोशल मतलब कि जब आप किसी भी अपने किसी भी काम के लिए दूसरे से सहायता ले रहे होते हैं, समाज में बात कर रहे होते हैं, वो आपका सोशल होता है। जब बच्चा छोटा होता है, डिपेंडेंट होता है, तो वो अपनी हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर होता है, तो हमेशा दूसरे को बुला करके अपने काम करवाता है, तो वो सोशल स्पीच यूज करता है। प्राइवेट में जब निजी बातें होती हैं, पीयर में होती हैं, चाहे अपनी पर्सनल होती हैं, जिनको सोसाइटी में यूज करे ना करे डजंट मैटर, ठीक है, और इनका कोई अर्थ भी नहीं बनता वहाँ पर। इनर होती है जब बच्चा अपने विचारों में खोया रहता है, या फिर अपने आप से बोलते हैं कि साइलेंट जो थॉट्स जो होते हैं वो इनर में आ जाते हैं, और ऐसा कुछ है इसमें, ठीक है। ZPD के लिए बताया था आपको कि ZPD जो होता है वो इसके फोल्डिंग की तरह होता है। अब ये इसके फोल्डिंग क्या है, इसके फोल्डिंग एक प्रोसीजर है। ZPD एक क्या है, स्टेट है, स्टेट ऑफ एसिमिलेशन कह सकते हैं, स्टेट ऑफ लर्निंग कह सकते हैं इसको, या स्टेट ऑफ नॉलेज एक्विजिशन कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं इसको आप। इसके फोल्डिंग क्या है, प्रोसेस है। इसके फोल्डिंग टर्म किसने दिया है, ये बताया था आपको मैंने, ब्रूनर ने। फिर थर्ड थ्योरी ब्रूनर की ही है हमारी। ब्रूनर ने, आप लोग जानते ही हैं कि मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन दिया है। आवाज सबको आ रही ना आप लोगों को, ऐसा ना बोलिएगा एक बार आप। यस सर। हाँ ठीक है। वाइगोस्की के अकॉर्डिंग जो एडल्ट होते हैं, यानी कि वयस्क होते हैं, जो ये भी याद रखना है, वयस्क, वो समाज के ज्ञान पुंज होते हैं। ज्ञान पुंज मतलब कि नॉलेज पावर हाउस बोला है वाइगोस्की ने एडल्ट को, यानी कि युवाओं या फिर वयस्कों का नॉलेज पर बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है, और वही छोटे बच्चों को या अपने साथियों को नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने बोला है। इसमें याद रखना है, अपने एडल्ट पर फोकस करता है। ब्रूनर के मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन में 3 तरह के मोड इन्होंने बताए हैं, है ना। एनेक्टिव, आइकनिक एंड सिंबॉलिक।
मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपसे बहुत रेगुलर रिवीजन नहीं हो पाएगा, हर एक चीज को मैं यहाँ पर डिफाइन नहीं करूंगा। हाँ, जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी थ्योरी के वो मैं डिस्कस करूंगा, और बाकी अगर आपको लगेगा कुछ और पूछना तो आप पूछ लीजिएगा। इनएक्टिव मतलब होता है सक्रिय। जब आप क्रिया द्वारा सीखते हैं तो उसको इनएक्टिव मोड बोला है, और जनरली क्या होता है छोटे बच्चे ही सीखते हैं, और ये क्रम भी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहली स्टेज में इनएक्टिव, दूसरी में आइकनिक, तीसरी में सिंबॉलिक। आइकनिक होता है चित्र के माध्यम से, ठीक है, जब चित्रों को देख करके आप सीखते हैं, और सिंबॉलिक होता है जब भाषा का प्रयोग करके आप सीखते हैं। तो ये है आपका ब्रूनर का सिद्धांत। ब्रूनर ने अपने सिद्धांत के साथ साथ कुछ और टर्म्स भी दिए हैं, जैसे डिस्कवरी लर्निंग है, ठीक है। देखो डिस्कवरी लर्निंग ब्रूनर का है, ऐसे ही एक टर्म आपका आता है, नोट कर लीजिएगा, मैंने परसों आपको वो थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग भेजा था, है ना, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ये किसकी है? बंदूरा की है। ध्यान देना है आपने, क्योंकि बच्चा क्या है अपनी समाज का ऑब्जर्वेशन करके, अवलोकन करके सीखता है, इसलिए। और बंदूरा ने ही ये सिद्धांत दिया है सामाजिक अध्ययन का। तो बंदूरा का जो कंसेप्ट है वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के अंदर आता है। याद है, आया ना? पढ़े थे नहीं पढ़े थे आप लोग? वो खाली बस मैंने वीडियो भेज दिया, आप लोगों ने देख लिया वाला बात थी, ठीक है। तो डिस्कवरी लर्निंग किसकी है? ब्रूनर की है। इसके बाद इसके फोल्डिंग कंसेप्ट, ये भी ब्रूनर ने दिया है ना, ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को। और ब्रूनर का इसके फोल्डिंग और वाइगोस्की का ZPD ऑलमोस्ट सेम ही है। इसके बाद MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। कौन? ये कोई टीचर हो सकता है, कोई बुक हो सकती है, इंटरनेट हो सकता है, यूट्यूब, कोई भी हो सकता है। वो हर एक चीज जिससे आपको नॉलेज मिलेगी वो मोर नॉलेजेबल अदर के अंदर आता है, ठीक है। तो ये बातें थी कुछ बंदूरा की, सॉरी ब्रूनर की। इसके बाद फोर्थ थ्योरी हमारी है कोहलबर्ग की। सर एमक्यू को भी पहले ब्रूनर ने ही कॉइन किया था इस तरह से? क्या? एमक्यू के बारे में पहले, सर एमकेओ के बारे में भी पहले ब्रूनर ने बताया था? देखो MKO ब्रूनर ने कौन किया था या नहीं किया था, इस पर कोई तथ्य नहीं है हमारे पास, कोई फैक्ट नहीं है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि MKO टर्म ब्रूनर ने कौन किया था, और हम ये भी नहीं कह सकते कि ब्रूनर ने कौन नहीं किया था। इस पर हम कोई डिस्कशन नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन इसके फोल्डिंग और डिस्कवरी लर्निंग ये दोनों कंसेप्ट ब्रूनर के हैं, और इसके फोल्डिंग टर्म को ब्रूनर ने कौन किया है, ये कंफर्म है। हाँ सर, ये कहीं पर पता भी है। हमको साक्ष्य नहीं मिलते हैं, एविडेंस नहीं मिलता है कि MKO ब्रूनर ने कौन किया है या वाइगोस्की ने किया है, तो इस पर हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। हेलो? यस सर, यस सर। हाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा कि हु यूज्ड द टर्म MKO इन देयर थ्योरी, तो MKO जो टर्म है वो ब्रूनर ने भी यूज किया है और वाइगोस्की ने भी यूज किया है। आई रिपीट माय स्टेटमेंट कि MKO टर्म ब्रूनर ने भी यूज किया है अपनी थ्योरी में, और वाइगोस्की ने भी किया है। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है ना? हाँ, टर्म कॉइन किया है नहीं किया है इस पर मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा किसी किताब में कहीं पर नहीं मिलता है। अगर कोई आप YouTube चैनल में देख रहे हैं तो वहां पर भी फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिले हैं, मुझे तो नहीं, मैंने तो कहीं नहीं देखा कि MKO किसी ने कॉइन किया है ऐसा कुछ। लेकिन इसके फोल्डिंग कॉइन किया है इन्होंने, है ना। फिर भी एक बार आप लोग अपने अपने सोर्सेस से सर्च कर सकते हैं, ठीक। कोहलबर्ग का सिद्धांत। सर ये हाँ बोलो। सर ये जो मोड दिए हैं इनेक्टिव, आइकनिक और सिंबॉलिक, इसको भी एज में डिवाइड नहीं किया है ना? ये सिर्फ सबके लिए, मतलब हाँ, एज में जैसे डिवाइड किया जीन पे है, अजय ने तो। बिल्कुल राजेश, एज में डिवाइड किया है इन्होंने, बट इसको हम एज के अकॉर्डिंग नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? रीजन ये है कि जैसे पियाजे हैं, पियाजे ने तो स्पेसिफिक एज डिवीजन किया है, बट इन्होंने कोई स्पेसिफिक एज डिवीजन नहीं किया है। ये कहीं पर हमको दिखता है एज वाइज, कहीं पर नहीं दिखता है। जैसे आपका इनएक्टिव को 0 से 1 माना जाता है, इसको ऑलमोस्ट आपका मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है अभी ये, है ना। ये शायद 1 to 7 स्टेप्स ही आपका है ना आइकनिक वगैरह का। तो एग्जैक्टली इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये पर्टिकुलर इसी एज में होते हैं, है ना। कुछ बुक्स में हमको दिखता है एज डिवीजन, कुछ में नहीं दिखता। लेकिन जैसे जो जीन पियाजे है उसका तो हमको हर बुक में डिवीजन दिखता है, तो इसलिए हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। इसको हम इतना एक्सेप्ट नहीं करते। बस हाँ, ये आपको ये याद रखना है कि ये जो थ्योरी है ब्रूनर की, ये
इन्होंने जीन पियाजे से इन्फ्लुएंस होकर के ही दी है, और इनकी जो ये क्या बोलते हैं स्टेजेस हैं, इनका संबंध जीन पियाजे के साथ सीधा सीधा पड़ता है ना। जैसे ये इनएक्टिव है, इसका संबंध किससे है, आपको बताया था मैंने, सेंसरी मोटर स्टेज से होता है, ये तो आप लोगों को नोट्स में लिखाया है, आप देखिएगा उसको। सिंबॉलिक का आपको बताया था किससे, बताओ, कंक्रीट, सॉरी आइकनिक का कंक्रीट से है, सिंबॉलिक का किससे जाएगा आपका, उसके बाद हो जाएगा, राइट। ओके, फिर है कोहलबर्ग है। यस सर। कोहलबर्ग में हम सबसे पहले बात करेंगे हेंज डिलेमा की, ठीक है। हेंज डिलेमा क्या है, डिलेमा मतलब होता है आपका कि मानसिक द्वंद, डाउट जिसे बोलते हैं, मैं ये करूं वो करूं, ये सही है वो गलत है, इस टाइप का जो होता है हमारा, है ना। जैसे आपका एलटी में सिलेक्शन हो गया, आपका पटवारी में सिलेक्शन हो गया, और दोनों का पे स्केल सेम है। अब आप डिलेमा में आ गए कि मैं पटवारी में जाऊं या फिर एलटी में जाऊं, दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स और अपने अपने क्या है लॉसेस हैं, ठीक। तो हेंज डिलेमा टर्म दिया है इन्होंने, और हेंज इनके एक क्लाइंट थे, उन पर इन्होंने स्टडी किया था, और 6 स्टेजेस दी हैं इन्होंने, एंड इसमें 3 लेवल्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनका ये डायग्राम बनता है। ये परसों ही मैंने आप लोगों को थ्योरी इसका रिवाइज करने के लिए कहा था। तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब लेवल 1 के अंदर आपका है स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2। लेवल 2 के अंदर है स्टेज नंबर 3, स्टेज नंबर 4। लेवल 3 के अंदर है आपका स्टेज नंबर 5 एंड स्टेज नंबर 6। ठीक हो गया? हेलो, यस सर। हाँ यस सर। हाँ, इनमें से भी देखो, पहली स्टेज जो होती है वो होती है आपकी क्या, पनिशमेंट से बचने वाली, जहां पर बच्चा पनिशमेंट से बचने के लिए सही काम कर रहा होता है, उसे सही गलत का कोई पता नहीं होता है, बट वो पनिशमेंट से बचने जा रहा होता है। इसके बाद सेकंड होती है आपकी इंडिविजुअल एक्सचेंज की, ठीक है, जहां पर बच्चा टिट फॉर टैट, इसको हम टिट फॉर टैट भी बोलते हैं, ये लिखा हुआ कई बार आता है टिट फॉर टैट, ये यूटेट सीटेट भी तो कई बार पूछता है वो, टिट फॉर टैट कौन सी स्टेज है आपकी, सेकंड स्टेज है, लेवल 1 है आपका, राइट। कि जैसा आप मेरे साथ करोगे मैं वैसा ही आपके साथ करूंगा। जैसे कि आपके एक दोस्त ने आपको 2 रोटी शेयर की अपनी, और आपने भी उसको 2 रोटी शेयर कर दी। थर्ड स्टेज आपकी होती है गुड बॉय गुड गर्ल की, है ना, ये बताइए आप लोगों को, तो फेमस स्टेज है। इसको हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बोलते हैं, है ना। इंटरपर्सनल मतलब कि एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाने की अवस्था होती है। ये होती है सोशल मेंटेनेंस की, है ना, कि जो सामाजिक नियम है उनका पालन करना है। ये होती है भाई डेमोक्रेटिक रूल की, जहां पर बच्चा सामाजिक नियमों का पालन करने से आगे बढ़ता है और समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए भी खड़ा रहता है। और ये होती है आपकी 6th वाली होती है यूनिवर्सलाइजेशन की, यानी कि यहाँ पर बच्चा यूनिवर्सलाइजेशन करता है अपने थॉट्स का, यानी सार्वभौमिक जो नियम होते हैं उनका पालन कर रहा होता है। इसी तरह से 5th नंबर में आपका आता है एरिक इरेक्सन, ठीक है। अब एरिक इरेक्सन के जो सिद्धांत है इसमें कितनी है, 8 अवस्थाएं हैं, 8 स्टेजेस है, ठीक है। आप उनको बताने की जरूरत नहीं है, इतनी लंबी स्टेजेस आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। एक तरफ इसका पॉजिटिव है, एक तरफ नेगेटिव चलता है। ये है आपका आइडेंटिटी क्राइसिस, ठीक है, पहचान संकट। जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको एकदम रिवाइज हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर कुछ भूल रहे हो तो मुझे पूछ सकते हो आप, हाँ। पहचान संकट, ठीक है, और ईगो आइडेंटिटी, ये 2 टर्म संबंधित हैं इससे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनने कॉइन किए हैं, बट हाँ इनके सिद्धांत से संबंधित हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस एंड ईगो आइडेंटिटी। कहीं पर लिखा है कि ये दोनों ही टर्म इन्होंने कॉइन किए हैं, बट कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है, तो हम इसको फैक्चुअली कुछ नहीं कह सकते, राइट। अच्छा, एरिक इरेक्सन क्या थे आपके, साइको एनालिसिस को फॉलो करते थे, क्योंकि आपको पता ही है कि एना फ्राइड का स्कूल ऑफ साइकोलॉजी था, उसमें ये इंस्ट्रक्टर थे, बता रखा ना आपको, पूरी स्टोरी मैंने, याद होगा आप लोगों को। और एना फ्राइड कौन है, एना फ्राइड सिगमंड फ्राइड की बहन या बेटी है। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, ठीक है। देन हम आते हैं 6 नंबर पर, जो थ्योरी हमारी है डेवलपमेंट की, फ्राइड की, सिगमंड फ्राइड की। अच्छा हाँ, एरिक इरेक्सन के सिद्धांत का नाम तो मैंने लिखना भूल गया आप लोगों के लिए। इसे बोलते हैं सोशियो साइकोलॉजिकल
सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, मनोसामाजिक सिद्धांत, ठीक है। ऐसे ही सिगमंड फ्राइड का जो नाम है थ्योरी का, वो है आपका साइकोसेक्सुअल, साइको सेक्सुअल यानी कि मनोलैंगिक, ठीक है। लिबिडो, लिबिडो टर्म यूज किया इन्होंने, हिंदी में स्पेशली किया आप लिबिडो। और लिबिडो क्या होता है? ये होता है सेक्सुअल प्लेजर, ठीक है, इसको प्लेजर कहा गया है। ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दे रही है, ठीक है। तो प्लेजर पर आधारित ये सिद्धांत है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको? तो लिबिडो पूछ सकता है आपसे, प्लेजर पूछ सकता है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी पूछ सकता है, सब सिगमंड फ्राइड से संबंधित है। इनकी 5 अवस्थाएं बताई इन्होंने, है ना। कितनी स्टेज बताइए? 5 स्टेजेस। अब ये स्टेजेस कौन कौन सी हैं आप लोगों को पता होनी चाहिए, 1 2 3 4 एंड 5। मैं एक रैपिड रिवीजन लेके चल रहा हूँ यहाँ पर, तो इसलिए बहुत डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। पहली आप को पता ही है कौन सी है, इसमें बताओ, ओरल स्टेज है ना, जहां पर बच्चा शकिंग, है ना, बाइटिंग मतलब चूसना और काटना ऐसे काम करता है, फोटो अपने क्या बोलते हैं उंगलियों को चूसता है ना, निपल्स पे चूसता है, ये सब कुछ। कोई भी चीज मिलती है उसे काटने की कोशिश करता है जब दांत आने लगते हैं इसके। तो फिर है एनाल स्टेज है। एनाल स्टेज में क्या होता है आपका, ये इस स्टेज को हम टॉयलेट ट्रेनिंग बोलते हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग। और वैसे पूछा है तो टॉयलेट ट्रेनिंग किसमें होती है आपकी, ये अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। ये अवस्था जो है अर्ली चाइल्डहुड की होती है, और इसी को हम टॉय स्टेज बोलते हैं। और टॉय स्टेज किसने कहा है इसको, बताइए? पियाजे ने कहा है। याद है कुछ या भूल रहे हो? हैं? यस सर, पियाजे ने बोला। याद है ना? याद है। हाँ, वेरी यस सर। ठीक है। नाम खराब मत करना परसों एग्जाम में मेरा, बाद में बोल दोगे तुम्हारा जो क्या है, कह रहे सर से पढ़ा था कुछ समझ में नहीं आया, है ना। चलिए, तो फिर भी मैं रिलेट करते हुए बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। तो एनाल स्टेज क्या है आपका, टॉयलेट ट्रेनिंग है इसमें, क्योंकि इसमें बच्चा जो मलमूत्र विसर्जन करता है उसके माध्यम से उसको प्लेजर फील होता है, ऐसा कुछ है। फिर आपकी थर्ड स्टेज कौन सी होती है बताओ? फैलिक स्टेज होती है ना। हाँ, इस फैलिक स्टेज में 2 कैटेगरीज आती हैं। पहली आपकी आती है क्या होती है बताओ? ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा। क्या? ऑडिपस। ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा। हाँ, ऑडिपस फॉर मेल एंड इलेक्ट्रा फॉर फीमेल। ये इलेक्ट्रा जो कॉम्प्लेक्स है, ये टर्म कॉइन किया आपका जुंग ने, शायद देख लेना इसको, हाँ एक बार, है ना। यस। लिखवाया है आपको हालांकि, हाँ तुमने किया है। हाँ सर, हाँ जुंग ने किया है सर। हाँ बिल्कुल, एक बार देख लेना, क्योंकि देखो मैं साफ बोलता हूँ, जब मैं अभी रिवीजन करा रहा हूँ तो कई चीजें होती हैं कि माइंड से एकदम क्लिक नहीं हो रही होती हैं, तो वहां पर मैं बोल दे रहा हूँ आपको, इसको देख लेना करके, राइट। तो इलेक्ट्रा एंड ऑडिपस कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडिपस टर्म कहाँ से आया है? ऑडिपस टर्म सबसे पहले यूज होता हुआ दिखाई देगा आपको शेक्सपियर के जो ड्रामा प्ले है उनमें, ठीक है, वहां पर उन्होंने यूज किया हुआ है, वहां से इन्होंने टर्म लिया है सिगमंड फ्राइड ने। तो फैलिक है, फैलिक स्टेज ये हो गई आपकी, ठीक। इसका अब क्या आती है? लेटेंसी। लेटेंसी को बोलते हैं सुषुप्त, मतलब छुप जाना, है ना। अब क्या छुप जाना? जो सेक्सुअल प्लेजर का जो इनके अंदर एक ड्राइव डेवलप हुआ है, ये सारा ड्राइव है, जहां पर वो ड्राइव को चूज करके काट करके ऐसे पूरा कर रहा है। यहाँ पर टॉयलेट ट्रेनिंग में वो अपना क्या बोलते हैं मलमूत्र विसर्जन करके पूरा कर रहा है। फैलिक में वो आप बताइए। ऑडिपस मतलब क्या होता है? जो लड़की होती है उसका अट्रैक्शन अपने पापा की तरफ होता है, लड़का होता है उसका अट्रैक्शन अपनी माँ की तरफ होता है। पता है ना आप लोगों को ये, है ना। हाँ, तो यस सर। बिल्कुल। तो अब यहाँ पर लेटेंसी में ऐसा कुछ नहीं होता, लेटेंसी में इनका ये अट्रैक्शन सब बंद हो जाता है, और यहाँ पर ये पीयर ग्रुप में रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। यहाँ पर लेटेंसी में इनका आता है पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप मतलब सेम सेक्स, ठीक है, मतलब कि लड़कियां लड़कियों के साथ रहेंगी, लड़के लड़कों के साथ रहेंगे।
याद है ना ये आप लोगों को? वो पूछ सकता है पीयर ग्रुप कहाँ से संबंधित है हाँ। आपका, लेटेंसी से। फिर है फिफ्थ वाला आपका होता है क्या, जेनिटल। जेनिटल। जेनिटल में क्या होता है, सेम एज ग्रुप, अपोजिट सेक्स। देखो फैलिक में भी अपोजिट सेक्स के प्रति इनका अट्रैक्शन हो रहा है, जेनिटल में हो रहा है। अंतर यह है कि फैलिक में छोटे हैं तो इनका अट्रैक्शन अपने पेरेंट्स की तरफ हो रहा है, अपोजिट सेक्स के, जबकि जेनिटल में बड़े हो चुके हैं तो अब इनका अपनी ही उम्र के लड़की का लड़की से, लड़की का लड़के से, जो बोलते हैं ना वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड स्टेज बोल दो इसको आप, जेनिटल को, है ना, जी फॉर जेनिटल, जी फॉर जेंटलमैन, ऐसा। तो ये थी आपकी डेवलपमेंटल थ्योरीज। आई होप कि ये रिवीजन हमारा अच्छा रहा होगा, आप उनको समझ में आया होगा, आया ना राजेश? आप लोग सेटिस्फाई है ना रिवीजन से? देखो रिवीजन ऐसे ही हो सकता है, बहुत लंबा रिवीजन करने पर तो हमको पूरा 2-4 दिन का टाइम चाहिए ना। नहीं सर सही है, ऐसी ऐसी चाहिए था हाँ सर। बिल्कुल, क्योंकि इससे मुझे लगता है ना, ऐसे जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो इससे कई सारी चीजें आपकी, आपको मतलब सब कुछ फ्लैशबैक में जाकर के सब याद आ जा रहा होगा, और कुछ नहीं आ रहा होगा तो यस फिर सर, आप यस सर। नोट्स देखिएगा, पूछिएगा। देखो मैंने ये जरूर कहा है कि सैटरडे को मैं क्लास नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप चाहोगे तो मैं क्लास करने के लिए रेडी हूँ, बट वो तो एक साइकोलॉजिकली होता है कि हमको एग्जाम से पहले दिन रिलैक्स करना चाहिए, तब मैंने बोला आपको, ठीक है? आप ये ना सोचे कि मैं मना कर रहा हूँ, मैं तो अवेलेबल हूँ आपके लिए। मुझसे आप कहोगे कि आपका एग्जाम 10 बजे है सर, 9 बजे क्लास पर, तो मैं कर दूंगा, ठीक है? बस ये है कि आप लोगों को वो फ्रूटफुल होना चाहिए। अब थोड़ा रिविजन में यहाँ पर लेता हूँ आपको टाइप्स ऑफ टीचिंग का, फिर इसके बाद नेक्स्ट सेशन जो हमारा आएगा उसमें मैं आपको लर्निंग इंटेलिजेंस वगैरह का कर दूंगा, ठीक है? टाइप्स ऑफ टीचिंग में 3 तरह की टीचिंग हमारी होती हैं, 1 2 3। अथॉरिटेरियन, ठीक है, डेमोक्रेटिक लेजी फेयर। एंड लेजी फेयर। लेजर, फेयर। ठीक है? ये अथॉरिटेरियन में क्या होता है कि टीचर डोमिनेट करता है, राइट? और बच्चा क्या होता है, पैसिव लर्नर होता है, मतलब बच्चा सिर्फ सुन रहा होता है, ठीक है? डेमोक्रेटिक में क्या होता है, टीचर ही डोमिनेट करेगा, लेकिन बच्चा भी क्या करेगा, आपका यहाँ एक्टिव रहेगा, ठीक है? और लेजर फेयर में क्या होगा, यहाँ पर भी टीचर ही डोमिनेट करेगा, ठीक है, बट बच्चा प्रोएक्टिव होगा। अच्छा प्रोएक्टिव मतलब क्या होता है जानते हैं ना आप लोग? यस और नो? देखो एक्टिव मतलब कि आप कुछ कह रहे हैं बच्चे से करने के लिए तब बच्चा कर रहा है, प्रोएक्टिव मतलब बच्चा पहले से रेडी है काम करने के लिए, ऐसा, ठीक है? तो ये कुछ होता है। अथॉरिटेरियन में ये समझ लो कि ये आपका क्लासिकल थ्योरी ऑफ टीचिंग पर बेस्ड होता है, हमारी प्राचीन काल की जो शिक्षण व्यवस्था है उस पर निर्भर होता है ये, जहाँ पर गुरुजी पढ़ाते हैं, बच्चा सुनता है, जब तक गुरुजी नहीं बोलेंगे बच्चा बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं करेगा, है ना? गुरुजी जो पूछेंगे बच्चों को आंसर देना होगा, गुरुजी ने जैसा पढ़ाया है वैसा ही आंसर देना होगा। बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट, बच्चे का जो मूल्य होता है, वैल्यूज होती हैं, बच्चे की किसी प्रकार की वो कैपेबल नहीं माना जाता है। ये माना जाता है कि बच्चा क्या है, बच्चे को कुछ नहीं आता, जो गुरुजी बताएंगे वो बच्चा सीखेगा। डेमोक्रेटिक में ऐसा नहीं होता, डेमोक्रेटिक मान के चलते हैं कि बच्चों को आता है, बच्चों के अपने मूल्य होते हैं, उनकी अपनी इच्छाएं होती हैं, उद्देश्य होते हैं, उसके अनुसार पढ़ाना है। और लेजर फेयर में फिर आता है आपका कि बच्चे को सब कुछ आता है, बच्चा सब कुछ कर सकता है, आपने बस बच्चों को क्या करना है, मोटिवेट करना है सीखने के लिए, ठीक है? हेलो, आवाज आ रही है? यस यस सर। सर, यस। हाँ ठीक है, तो ये कुछ है आपका, बाकी इसको आप देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, अगर कुछ नहीं आ रहा होगा तो। ऐसे ही इन पर बेस्ड हमारे होते हैं। अच्छा मैं ऊपर ही कर देता हूँ इसको, कि हमने पेज चेंज करना है। ये है आपका लेवल ऑफ लर्निंग, मेमोरी लेवल ऑफ लर्निंग। पहला वाला डेमोक्रेटिक आपका होता है क्या, अंडरस्टैंडिंग, और लेजी फेयर आपका होता है रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है? तो ये आपका टाइप्स ऑफ टीचिंग के अंदर ही हमारा लेवल ऑफ लर्निंग में हमारा आ गया है। अब ये मीटिंग ओवर होने वाला है, दोबारा रिजॉइन कीजिएगा, फिर हम आगे